एमएससी में शुरू करना है। एमएससी में किधर पहुंचना है बताओ। बोलो एमएससी। कौवे की आवाज़ आ रही है मुझे बस। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 O2 का ना। ओके। हाँ O2 क्वेश्चन नंबर 10। इसमें अपने को इनफाइनाइट वाली ऐसे दे रखे हैं, सिक्वेंशियल ऐसा दे रखा है वही ना। हाँ वही। मतलब ऐसे लाइन करंट कैरिंग वायर अपने कई सारे बगल में एक साथ रखे हुए हैं ऐसे। यही ना, नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कई सारे इनफाइनाइट वायर रखे हुए हैं। यही सवाल हाँ है सर ना। वही। हाँ। हाँ तो पॉइंट पी पर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखता हूँ कि बाबा इस वायर ने जो एंगल बनाया हुआ है दैट इज इक्वस टू कितना बनाया रे बाबा, दैट इज 30 and 30। तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 πd sin θ1 + sin θ2, ऐसा ही कुछ लिखते हैं, है ना। हाँ। तो अभी मैं नंबर 1 वाली वायर की बात करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं अगर नंबर 1 वायर की बात करता तो ऐसा कुछ अपने को दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, दिस इज़ वायर नंबर 1, दिस इज़ वायर नंबर 2 एंड 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये जो बना है इतना बन चुका है, लेट से करंट कितना बोला, आई बोला। तो पहले वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, पॉइंट पी पर बोलो। बाहर। बाहर की तरफ। तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन बाहर। 4 पाई इंटू दूरी जो थी वो a cos 30 है, एक पास तक है। sin θ1 + sin θ2 यानी कि sin 30 + sin 30। ये तो हुआ एक के साथ में। दूसरे के साथ में देखते हैं तो यहाँ पर दूसरी वाली के लिए दूरी कितना हो जाएगा, 2a ये cos कौन 30 हो जाएगा। ये एंड करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उल्टी हो गई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2a sin 30, सॉरी cos 30, फिर sin 30 + sin 30। तीसरी वाली के लिए प्लस हो जाएगा और वो लिख लेंगे। चलिए अभी यहाँ पर कॉमन कॉमन का गेम खेल लेते हैं। तो यहाँ पर देखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a cos 30 मैंने कॉमन ले लिया और ऊपर में 2 sin 30 कॉमन ले लिया, है ना। इधर क्या बन जाएगा, पहली टर्म दैट वुड बी 1, दूसरी टर्म क्या बनेगी, -1/2। तीसरी क्या बनेगी, हाँ प्लस चौथी क्या बनेगी, पांचवी क्या बनेगी और छठी क्या बनेगी एंड सो ऑन। हो जाएगा। तो आपने सीरीज वगैरह देखा होगा आपने उसमें मैथ्स में, हाँ है ना। उसमें एक्सपोनेंट टर्म वगैरह का वो खोला होगा ln 1 + x और उसका, और वो सब चीज़ें आपने देखा होगा। उसका एक्सपांशन क्या हाँ। होता है, ln 1 + x का क्या होता है। हाँ, ln 1 + x की एक्सपांशन सीरीज क्या बनती है, नो नहीं पता। x/2 + x³ बरोबर। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ दिख रही है मुझे, ये ln 2 दिख रही है, यानी कि ln 1 + 1 दिख रही है। क्यों, क्योंकि बाबा ये 1/1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 एंड सो ऑन। तो ln 1 + 1 दिख रहा है ये, समझे क्या, यानी कि ln 2 आ गया ये। 2। खत्म सवाल, हो गया। हो गया हो गया। हाँ जी, अगला बोलो। 16। 16 नंबर O2 का ना। हाँ ये तो हो जाना चाहिए था, इसमें क्या समस्या आई रे बाबा। ये क्लास में किया हुआ सही सवाल है, बस इसमें एक्सिस और बढ़ा दिए। मतलब आपका यही तो सवाल है ये, कि अंदर से ऐसा है और ये बाहर में ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा समवॉट लाइक दिस, है ना। ABC। सही है। हाँ सही है। हाँ तो अब देखो बाबा कि ये मतलब इसमें मैं क्या बताऊँ, मतलब चलो तुमने क्या किया ये बताओ। सर एलिमेंट कैसा। हाँ जी। सर ये वाला था। 16 नंबर बोला ना। 17 है सर। 7, ये तो मेरे में 16 है यार, ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर नीचे क्यों हो जाता है तुम्हारे पर मेरे पास। ये सर 17 क्वेश्चन है। 17 पूछा है तुमने। हाँ सर। अच्छा 17 पूछा है। तो ये कहता है कि बाबा ये एक इनफाइनाइट शीट है जिसमें करंट डेंसिटी यानी कि जे दे रखा है, करंट पर यूनिट विड्थ पी पॉइंट पर पूछा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो 17 नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिया क्या गया है, ऐसे अपने को बहुत बड़ी शीट दे दी गई, इधर उधर सब जगह जा रही है। इसमें करंट कहाँ है, बाहर की तरफ है।
इसमें करंट कहाँ है, बाहर की तरफ है। करंट बाहर की तरफ है तो मैं देखता हूँ बाबा, ये इस पॉइंट पर छोटू सा यहाँ पे गैप कर दिया, ये क्या कर दिया, यहाँ पर गैप क्रिएट कर दिया गया है। तो इस गैप की मतलब अभी गैप के जस्ट ऊपर एक पॉइंट पी रख लिया, पी की दूरी कितना दिया है, एच दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि एच की वैल्यू बताओ, और ये दिया है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज मतलब एच पॉइंट पर, मतलब ये एच हाइट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो आपका क्या मानना है, क्या करे रे बाबा। इसकी विड्थ ए दे दी गई है, ये यहाँ पर ये जो विड्थ है गैप का, ये ए दे दिया गया। तो अपने को पूरी शिफ्ट शीट का पता था शायद, कितना था रे वो, म्यू नॉट सिग्मा बाई 2, म्यू नॉट अपन ने कुछ लिखा था, वो क्या लिखा था उसको, शायद सिग्मा लिखा था, क्या लिखा था करंट पर यूनिट लेंथ को, सिग्मा। सिग्मा ही लिखा था ना। तो म्यू नॉट सिग्मा बाई 2 लिखा था कि बाबा यहाँ से ऐसे करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर अगर पूरी शीट होती जिसमें कि करंट बाहर आ रहा होता, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना लिखते, समझे क्या, हाँ सर। है ना। और फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक वायर ही तो माइनस किया है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं ए की वैल्यू बहुत बहुत छोटी दे रखी है, तो इसे क्या कर दिया है, एक वायर ही तो हो गया, और वायर हो गया तो वायर का करंट कितना है, ए इंटू सवाल में लामडा जे दे रखा है, मतलब सिग्मा की जगह जे यूज़ किया हुआ है इस सवाल में ना, सिग्मा बराबर जे। तो ये ए इंटू जे कर दिया जाए तो करंट आ जाएगा। इससे कितनी दूरी पर है, एच दूरी पर है। ये वायर कैसी है, इन्फाइनाइट है। कैसे इन्फाइनाइट है, कहाँ पर है ये वायर, ये वायर कहाँ सर, ये तो पॉइंट दिख रहा है मुझे, हाँ, अंदर बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे एच पॉइंट पर, वो हो जाएगी म्यू नॉट इंटू सा करंट आई लिख दिया अपॉन 2 पाई इंटू दूरी इतना। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड में से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ। डन है, बोलो खत्म सवाल, हाँ सर। पक्का पक्का, जिसका डाउट था क्लियर, हाँ सर। बोलो अगला, बोल दो शर्माओ मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन है डिस्कशन, अगला करें, अपना पढ़ाई शुरू करें। एनीबॉडी एनी डाउट, पूछ लो रे 19 बाबा। कौन सा 19 1902 का 1902 1902 19 यही ना, दो ओवरलैप किए हुए कंडक्टर है, ऐसा ही ना। हाँ वो सर। अरे बाबा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपना कौन सा था, जैसे अपन ने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये अपने को ऐसे दो सिलेंड्रिकल वायर दे रखी हैं, सिलेंड्रिकल कहाँ है सर, ये तो गोल बनाया आपने, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो यहाँ पर इसमें जो करंट है वो बाहर की तरफ आया, इसमें जो करंट है वो अंदर की तरफ गया, और यहाँ पर इनके बीच का जो गैप दे दिया गया है दैट इज डी, और क्या कह दिया, इसकी जो रेडियस है दोनों की वो स्मॉल आर कर दिया गया है। और अब यहाँ पर इनमें करंट वगैरह कुछ दे रखा है क्या, करंट डेंसिटी दे रखी है दोनों में जे है, करंट डेंसिटी दोनों में दे रखी है जे है। पूछा है बाबा, पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए कहाँ है, इधर है ना, ए पॉइंट इस रीजन में है। और यहाँ पर देखो ये क्या कर रखा है, दिस इज वैक्यूम, इट इज गिवन वैक्यूम। तो वैक्यूम में करंट जाता है क्या, क्यों रे, वैक्यूम में करंट होता है क्या, हे भगवान। अरे वैक्यूम होता तो करंट कहाँ से जाएगा, करंट चला गया तो वैक्यूम कहाँ हुआ। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है उधर, कुछ भी नहीं है, तो बाबा चार्ज पार्टिकल भी नहीं है, चार्ज पार्टिकल मतलब करंट भी नहीं है, हेंस यहाँ पर कोई चार्ज या करंट फ्लो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अभी यहाँ पर चमत्कार कर सकते हैं अपन, यहाँ पे नेट करंट कितना है बाबा वैक्यूम वाली जगह पे, बोलो 0। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक पूरा सिलेंड्रिकल बन जाता अगर ये वैक्यूम वाली जगह पर करंट जा रहा होता, समझ रहे हो ना, एक पूरा सिलेंड्रिकल बन जाता, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को आता है। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड वाले की बात करता हूं तो यहाँ पर भी पूरा एक सिलेंडर बन जाता अगर अपने को ये वाला पोर्शन में करंट अंदर की तरफ चला जाता। तो अपन क्या करते हैं ना, चमत्कार करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि बाबा यहाँ पर बाहर भी करंट आ रहा है, यहाँ पर अंदर भी करंट जा रहा है, ताकि नेट करंट कितना हो जाए, बोलो 0। और ये बाहर वाले करंट को इसके साथ चिपका के देख लो तो अपने को क्या दिख जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर दिख जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये क्रॉस वाले को इस क्रॉस वाले के साथ देख लेंगे तो अपने को एक कंप्लीट सिलेंडर दिख जाएगा। पूछा क्या है, पॉइंट ए जो यहाँ पर पॉइंट था उस पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या लिखेंगे में, लेफ्ट वाले की वजह से ए पर मैग्नेटिक फील्ड और राइट वाले की वजह से ए पर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम कर लीजिए तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। समझे क्या बाबा। हाँ सर।
आगे कर पाएंगे, छोड़ दूं इतना? हाँ सर। ओके, और बोलो। सर 6th क्वेश्चन। 6 नंबर कहता है टू, सॉरी क्या, इक्वल एंटी पैरेलल करंट्स आर डायरेक्शन इन टू पैरेलल, यही ना? इक्वल एंटी पैरेलल करंट्स आर डायरेक्टेड इन टू पैरेलल वायर्स, इसी सवाल की बात कर रहे हैं ना हाँ बाबा? सर यही। हाँ, एक अंदर की तरफ गया, एक बाहर की तरफ गया। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B2 एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर to magnitude of B1 at the point, at that point from one wire alone. B2 is greater than B1 at all equidistant point. अरे यार, ये तो मतलब ऑप्शन चेक करने वाला सवाल है, इसको सॉल्व करने की दिक्कत है नहीं। चल तो चलो, क्या दे रखा है? यहाँ पर एक करंट है अंदर, यहाँ पर एक करंट है बाहर। चलो बहुत ही बढ़िया। फिर दोनों क्या है? डायरेक्ट इन टू पैरेलल वायर्स दैट वन इज आउट ऑफ पेज एंड अदर इज इन द पेज। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B2 at an arbitrary point equidistant from the wires to the magnetic field B1 at that point। अच्छा, अरे बाबा क्या बोलता है? मान लीजिए ये दूरी R है, हमसे B2 पूछा गया। B2 क्या है? इन दोनों वायर से इक्विडिस्टेंट अगर पॉइंट होगा, यानी कि मैं क्या बोलूँगा, ऐसा कोई पॉइंट बोल दिया, मान लीजिए ये दूरी A, मान लीजिए ये दूरी A। तो इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। और फिर सवाल में बोला है B1। B1 क्या बोला है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, ड्यू टू वन वायर। चलिए सोचते हैं और बताते हैं कि बाबा किस सिचुएशन में B2 और B1 में क्या संबंध होगा, मतलब B2 में से कौन बड़ा, B2 बड़ा कि B1 बड़ा, या फलाना फलाना फलाना। तो चलिए देखते हैं। इस पॉइंट की बात करता हूं, तो मैं क्रॉस वाले की वजह से यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं तो वो कैसी पाई जाएगी? राइट। ऐसे इधर से ऐसे 90 डिग्री पर पाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इस बाहर आते हुए करंट की वजह से पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं तो किधर पानी पाएगी? इधर 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 इधर। ये कुछ ऐसे बनती हुई मुझे दिख रही है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। तो बाबा मैं सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि लेट से ये एंगल थीटा, तो इधर भी थीटा होगा। ये थीटा तो कुछ गेम खेलना पड़ेगा अब इधर। देखो बाबा, ये थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सही हुआ क्या? हाँ, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल बना, ये थीटा बन चुका है। समझे ना बाबा? हाँ सर। इसका मतलब इस B का जो इस तरफ कंपोनेंट बनेगा दैट वुड बी B cos थीटा। उसी प्रकार से ये भी B बना और इस B का इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा B cos थीटा बन जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन गई? 2B cos थीटा। क्यों? क्योंकि B sin थीटा और B sin थीटा एक दूसरे को खल्लास कर देंगे। तो अपने पास B2 बराबर 2 टाइम्स B1 cos थीटा आ चुका है। अब मेरे को यहां से कंपेयर करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बाबा cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी ही रहती है। तो आई कैन से B2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स B1 होगा। समझे क्या बाबा? हाँ सर। तो ये तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं चेक करना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन जहां पर कि B1 की वैल्यू अगर यहां से देखें तो B1 कितना आ गया? B2/2 इंटू कॉस थीटा, B2/2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हाफ से छोटी कर देता हूं तो B1 की वैल्यू बताइए B2 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? मैं रिपीट करता हूं, इफ कॉस थीटा इज लेस देन 1/2 तो बताइए B1 और B2 में से कौन बड़ा? B1 बड़ा। क्यों? क्योंकि cos थीटा को मैंने 1/2 से छोटा कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर को मैंने 1 से छोटा कर दिया, डिनोमिनेटर को मैंने 1 से छोटा कर दिया। इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, तो B1 इज ग्रेटर देन B2 आ जाएगा। यानी कि कुछ एंगल ऐसे होंगे जहां पर B1 की वैल्यू ज्यादा होगी B2 से। उसी प्रकार से ऐसा भी तो हो सकता है कि cos थीटा ज्यादा हो जाए 1/2 से। ऐसा हुआ तो अब बताइए B1 B2 में से कौन बड़ा? B1 छोटा हो चुका है B2 से। इसका मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें कि B1 की वैल्यू छोटी है B2 से, और कुछ पॉइंट्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें कि B1 की वैल्यू बड़ी है B2 से। तो देखिएगा बाबा, मेरे को क्या करना है? cos थीटा की वैल्यू 1/2 से बड़ी करनी है। तो ये बड़ी करनी है, तो इसका मतलब थीटा
थीटा की वैल्यू क्या करते जाएंगे, 1/2 मतलब कितना हो गया रे, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 60 डिग्री रही होगी। हाँ इसका मतलब कि बाबा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से अगर कम रही तो B1 ज़्यादा आ गया। थीटा की वैल्यू मतलब ये वाला पॉइंट, इसका मतलब ये वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री से कम है तो B1 बड़ा आ जाता है। 60 डिग्री से कम, इसका मतलब ये वाला पॉइंट A पास में है कि दूर है, मतलब एंगल को कम कर रहे हैं तो ये पास में आ रहा है कि दूर जा रहा है, पास में आ रहा है। पास में आ रहा है। तो इसका मतलब नियर बाय पॉइंट्स में अगर मैं देखता हूँ, नियर बाय पॉइंट्स में अगर मैं देखता हूँ तो B1 की वैल्यू छोटी है B2 से, और अगर मैं दूर वाले पॉइंट्स में देखता हूँ तो B1 की वैल्यू बड़ी है B2 से। बोलो समझे? हाँ सर। हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और चमत्कारिक रूप से सभी आंसर आपके पास आ जाएंगे। और पूछो, जल्दी पूछो। डन है? डन। ओके, पिछली क्लास में अपन कहाँ तक पहुंच गए थे, बोलो? म्यूचुअल इंडक्टेंस तक पहुंच गए थे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सर्कुलर वायर दे दिया है आपको, ठीक है और यहाँ पर इस सर्कुलर वायर पे एक रेजिस्टेंस R मान लीजिए, आगे काम आएगा, इसका सेकेंड पार्ट में काम आएगा फिर यहाँ पर एक और छोटू सा सर्कुलर वायर दे दिया, इसमें भी अपना काम आएगा, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि बाबा ये सेंटर है, सेंटर से दूरी ये है A, और ये सेंटर से, और इसकी जो छोटी सी ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस इज इक्वल टू B बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो छोटू बना हुआ है ना उसकी रेडियस कितना बना हुआ है, B बना हुआ है। तो अब पूछा हुआ है, बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो पहला सवाल है, मैं हेल्प कर देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब यह है कि बाबा दो लूप हैं, उसमें से एक लूप में से करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, समझे ना बाबा? हाँ सर। तो लेट अस सपोज यहाँ पर ये सर्किट था, सर्किट में मैंने करंट मान लिया यहाँ पर I1, और यहाँ मैंने करंट मान लिया, मान लेते हैं I2 मान लिया, है ना, जस्ट फॉर सपोज कि बाबा अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बाबा ये I1 की वजह से ये जो B रेडियस है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, B रेडियस में फ्लक्स कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। गिवन है, क्या गिवन है कि बाबा B इज वेरी 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 छोटा बट एज कंपेयर टू A। तो चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हम देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने क्या लिया था, दो लूप लिए थे, उसमें देखा था कि एक लूप में करंट I1 है, दूसरे लूप में करंट I2 है। फिर देखा था कि बाबा दूसरे लूप में फ्लक्स जो है 1 वाले की वजह से अफेक्ट हो रहा है, समझे थे ना बाबा? तो मैं क्या लिखता हूं कि फ्लक्स इनटू ड्यू टू 1 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इनटू करंट कौन सा, पहले वाले का। उसी प्रकार से फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 क्या लिखेंगे रे बाबा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 इनटू करंट किसका, I2 में दूसरे वाले का। बरोबर बच्चा। तो अभी देखना, यहां पर मैं देखना चाहता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका मतलब एक करंट की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स आ रहा है उसे देख लेते हैं, समझे ना? तो चलिए फ्लक्स इन टू लिख लेता हूं, फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1 कर लेते हैं, है ना। इसको मैंने 2 के नाम से पहचाना है और इस वाले को 1 के नाम से पहचाना है, यानी कि आउटर वाले को। तो इसको अपन स्टाइल से क्या लिखते हैं, फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1। बताइए क्या लिखेंगे, वो लिखा जाएगा I1 अगर करंट है तो बताइए बाबा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना देगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 इंटू रेडियस, और वो A है, ठीक है, इस प्रकार से बन चुका है। इनटू अगर मैं करता हूं, ये तो बन चुका है मैग्नेटिक फील्ड, अगर करना पड़ेगा एरिया, कौन सा एरिया बोलो, पाई B स्क्वायर, पाई B स्क्वायर की पाई A स्क्वायर,
पाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ही बी रहेगा, स्क्वायर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, किसका फ्लक्स? 2 में, तो 2 में निकाल रहे हैं तो 2 का एरिया यूज करेंगे। 2 का एरिया कितना है? पाई बी स्क्वायर है, इनटू साथ में देखूंगा 1 की वजह से देख रहे हैं तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो वो इतनी आ चुकी है। तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर चमत्कारिक रूप से आपका आंसर बन चुका है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक मिनट, ये आ चुका है म्यू नॉट, कॉन्स्टेंट साथ में रख लेते हैं, पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू I1, यही बना बोलो। हाँ सर। तो ये आ चुका है फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू इतना। तो अब देख के बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर बाय 2 है बरोबर, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 ड्यू टू 1 इंटू I1। तो यहाँ से कंपेयर करें तो अपने पास चमत्कारिक रूप से एकदम चकाचक बन चुका है कितना? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर अपॉन 2। ये तो क्या है था? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1। अभी ये तो पहला सवाल था, ठीक है, जल्दी से नोट करो। डन? हाँ सर, हो गया। चलो बाबा, तो अब अगला सवाल, ये तो हमने क्या निकाला? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 निकाला। अब सेकंड में पूछता हूँ म्यूचुअल, हाँ मतलब भविष्यवाणी है, इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, ठीक है, करके बता दो। स्क्वायर की जगह पे ए आ जाएगा और ए की जगह पे बी आ जाएगा। हाँ, गलत। रीजन बीइंग क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है आजकल। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या बोलता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, और वो आ चुका है, कितना आ गया? म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a, म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर अपॉन 2a, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। समझे क्या बाबा? यस। थर्ड वन, ठीक है। अभी क्या है कि देर इज नो करंट इन आउटर लूप, देर इज नो करंट इन इसका भी प्रूफ नहीं है रेसिप्रोसिटी आउटर का। लूप, है तो सही लेकिन अपने को काम का नहीं। देर इज नो करंट इन आउटर लूप, पहली बात। दूसरी बात, करंट इन इनर लूप, करंट इन इनर लूप varies as I1 is equals to, अंदर वाले को I1 ही बोला है ना, या बाहर वाले को I1 बोला है? बाहर वाले का तो यानी कि I2 कर दिया। तो I2 करंट इन इनर लूप varies as I2 is equals to alpha t plus c, where alpha and t are constant. Alpha and c is equals to constant. Then find current in outer loop due to current variation in inner loop, current variation in inner loop। जी हो जाओ शुरू। अल्फा m बाय r। अल्फा m अपॉन r, बरोबर बाबा।
बाकी लोग रे, बाकी लोग हो गया क्या रे? वही। देखो, इसमें करंट को मैंने I2 बोला और यहाँ पर अभी देखते हैं। तो मुझे पता है कि बाबा म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन ने निकाल लिया है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन ने निकाल लिया, वो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 लिखें या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1 लिखें, बात तो बराबर ही रहेगी। तो वो इक्वल आ चुका है और वो कितना आ गया, म्यू नॉट कितना आ गया तेरे बाबा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 बी, ये था ना, स्क्वायर बाय पाई बी स्क्वायर अपॉन 2 ये आ गया था। 2। ठीक है, इतना आ गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। तो अब देखिए सर्किट में करंट जो जनरेट कर रहे हैं, यानी कि सोर्स जो हमें दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, I2 दे रखा है। तो बताइए इस I2 की वजह से जो बाहर वाला लूप है उसमें फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो? जाएगा। जाएगा, यानी कि फ्लक्स एसोसिएटेड, इसको 1 बोला है ना, इसको 2 बोला है ना, तो फ्लक्स हाँ। इन 1 ड्यू टू 2 करंट I2, वो अगर लिखें तो वो कितना हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2। समझे? बोलो बाबा। तो फ्लक्स आ चुका है, फ्लक्स इन 1 जो बन चुका है दैट इज M इंटू I2, और वो कितना था, अल्फा टी प्लस सी था। तो अगर फ्लक्स आ गया तो अब इसका मतलब EMF आ गया। लो जी, EMF इक्वल्स टू माइनस डी फाई 1 बाई डी टी, और वो है M, तो M ही रहा और ये अल्फा आ गया। EMF आ गया तो करंट I1 जो लिखा जाएगा वो होगा इसका EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उठा लेते हैं ना, माइनस माइनस छोड़ो, तो ये M अल्फा अपॉन कैपिटल R। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो करने वाला है वो कुछ इस प्रकार से फ्लो करने, मतलब इतना फ्लो करने वाला है, दैट वुड बी M अल्फा अपॉन R, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। समझे क्या बाबा? ओके, नोट कर लो, कोई समस्या हो तो बताओ। नो। चलो अगला सवाल कर लिया नोट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज, ये है अपना करंट I1 एंड इस तरह से यहाँ पर एक लूप दे दिया गया है। लूप के बारे में दिया, दिस इज A, दिस इज B, और इसको मान लेते हैं कुछ है R। ठीक है, और क्या बोला रे, पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताइए। Q naught P by 2 by ln of K plus R on R। जी देखो, क्या करना है, अपने को फ्लक्स निकालना है, किसकी वजह से, एक की वजह से, किस पर, दूसरे पर। तो बड़ा आसान है, इनफैक्ट शायद ये किया हुआ भी है अपन ने पहले, कि बाबा ये I1 की वजह से फ्लक्स इन लुकाता हूँ, तो यानी कि इसको 2 के नाम से जानेंगे अपन, है ना, इसको 1 के नाम से जानेंगे। तो लिख सकते हैं फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या लिखा जाएगा, दैट वुड बी म्यू नॉट I1 अपॉन, क्या करें, इधर से x दूरी पर मान लें, कुछ x दूरी पर यूनिट्स ले लेते हैं। किया हुआ है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, नहीं किया हुआ होता तो आराम से चलते। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R प्लस एक्स इनटू एरिया करना पड़ेगा। एरिया कितना है बोलो, बी डी एक्स। डन है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए रे बाबा। तो इसका मतलब ये आ चुका है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, I1 बाहर, 2 पाई बाहर, और ये b बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर में कौन बचा, dx अपॉन r प्लस एक्स। इसको चीख चीख के बोल सकते हैं, क्या होगा ये, अरे e की पावर नहीं रे, ln में जाएगा। तो ln ऑफ क्या आ गया, b प्लस,
सॉरी सॉरी, बी आर बाय। प्लस ए, आर हाँ प्लस हाँ ए अपॉन आर, इतना बन चुका है, सही ना? तो हाँ ये लिखा हुआ था फ्लक्स इनटू ड्यू टू वन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बी एल एन आर प्लस ए अपॉन आर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आई वन, समझे? हाँ तो यहाँ से आ चुका है, इसको कंपेयर करते हैं, फ्लक्स इनटू ड्यू टू वन इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई वन। इसका मतलब यहाँ से हम चीख चीख के बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बी अपॉन एल एन, म्यू नॉट बी इंटू एल एन आर प्लस ए अपॉन आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड दैट इज द फाइनल आंसर, समझे? ओके। अब देखो यहाँ पर एक अच्छी सी चीज़ समझ में आई। क्या समझ में आई? ये हमने वायर जो लिया था, वायर जो लिया था ये इनफाइनाइट लिया था, अब उसमें करंट जा रहा है ना? तो यार एक बात सोचो, करंट जा रहा है तो किसी ओपन लूप में करंट जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये जो इनफाइनाइट वायर है वो कहीं ना कहीं तो क्लोज लूप बना ही रही होगी। हाँ सर। हालांकि वो बहुत दूर है, वो अपने को दिख नहीं रहा इस फोटो में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कभी ना कभी तो वो क्लोज लूप तो बनाएगा। तो मैं आपसे हाँ पूछता हूँ, फ्लक्स इन वन, फ्लक्स सेकंड पार्ट इसका, फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू, यानी कि टू मतलब करंट आई टू, करंट आई टू, हाँ बहुत आसान है। तो उसको आई टू से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? एम बिल्कुल खत्म, m इंटू आई टू, एम की वैल्यू आई गई, m कितना था अपना, m इज म्यू नॉट बी एल एन आर प्लस ए अपॉन आर अपॉन 2 पाई इंटू आई टू, समझे? हाँ सर। डन। हाँ सर। चलिए अब देखो, इसी सवाल को अगर मुझे टफ बनाना होता ना, इसी सवाल को अगर मुझे टफ बनाना होता तो मैं सीधा आपसे क्या पूछता, उसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। और दैट वुड बी, ये है आपकी इनफाइनाइट वायर और ये है I1 इधर जाता हुआ, यहाँ पर पूछा हुआ है ये अपना I2 इस तरह से कुछ जाता हुआ, ये अपने को सारा दे दिया कि बाबा ये दूरी है कितना R, ये दूरी मेरे को दे दिया, A दे दिया, ये दूरी मेरे को दे दिया, B दे दिया। फिर आपसे ये नहीं पूछते जो पहले पूछा हुआ था, इसको अगर टफ बनाना होता ना तो मैं यहाँ से आप ये पूछता कि पूछिए बताइए फ्लक्स एसोसिएटेड इन वायर वन ड्यू टू लूप 2, ये है लूप नंबर 2 और ये है वायर 1, तो फ्लक्स एसोसिएटेड इन वायर 1 ड्यू टू लूप 2, ये सवाल पूछा जाता। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको वो सभी स्टेप जो अभी तक करते आए हैं, पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते, फिर उसके बाद में निकालते, तो वो सभी स्टेप आपको करनी पड़ती। और कई बार क्या होता है ना, वो चीज़ें क्लिक नहीं करती। तो पिछली बार मैंने यहाँ पर जो किया है एग्जैक्टली यही किया है, बट क्या कर दिया, स्टेप वाइज कर लिया। सबसे पहले तो हमने फ्लक्स एसोसिएटेड निकाल लिया, उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की मदद से हमने देख लिया कि I2 की वजह से 1 में कितना फ्लक्स आया है। तो स्टेप में कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे सीधा पूछूंगा तो अभी हालत खराब हो जाएगी तुम लोगों की, समझ रहे हो ना? तो जनरली जेई एडवांस में अगर पूछा जाएगा तो ऐसा ही कुछ होगा, है ना, वो स्टेप नहीं करेंगे, वो आप पे रहम नहीं करेंगे। तो या तो पैराग्राफ हो सकता है, पैराग्राफ में 2-3 सवाल पूछ लिए, स्टेप वाइज हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा उनको गुस्सा है, कोई खुन्नस है, उनकी बीवी ने उनको मारा है, तो बाबा वो तुम्हारे पे वो खतरा निकालेंगे, तो वो ऐसे ही करेंगे, कुछ सीधा स्टेप वाइज नहीं पूछ के ऐसे पूछ लेंगे, समझे ना? सर पर वायर से फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ यही तो, अरे बाबा यही तो मैंने बोला ना, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, करंट जा रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई वो ओपन ही रहेगा हमेशा, कभी ना कभी तो इसको साथ ही मिलेगा ना, क्लोज लूप बनाएगा। हाँ कभी ना कभी तो क्लोज लूप बनाएगा, तो वो कभी ना कभी तो क्लोज लूप बनेगा, तो वहाँ तो फ्लक्स तो होगा, समझे क्या बाबा?
हाँ हाँ, तो समझ में आया ना पक्का? यस सर। यार दो चार लोगों की आवाज़ आती है, थोड़ा जोश से बोलो सभी। यस सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। चलो यस सर। चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। अब देखो अगला सवाल करके दिखाओ, फिर मज़ा आएगा। देखना क्या है कि यहाँ पर ऐसे मैंने ले लिया सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि ये क्या है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n1, लेंथ है l1 और इसके रेडियस है मैंने बोल दिया r1। ठीक है, और इसमें जो करंट जाता है वो है i1। ठीक है, सही है। अभी मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अभी जीवन आपका थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग डिंग चिंग ये कर दिया है, छोटा सा सोलेनॉइड अंदर फंसा दिया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n2, लेंथ है इसकी l2, रेडियस है r2, करंट है इसका i2। ठीक है ना, ऐसा कर दिया। फिर आपने वो क्या बोल दिया, पूछा गया है बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, और इसको आइडियल मान लीजिए, मतलब दोनों को है ना, आइडियल सोलेनॉइड है दोनों, दोनों आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। पाई म्यू नॉट n1 r1 स्क्वायर। हाँ जी, पाई म्यू नॉट n1 r1 स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, सर पर l का क्या करना? कुछ नहीं करना, छोड़ो, यूज़ नहीं आ रहा तो ऐसे थोड़ी ना कि सारी चीज़ें जो हमारे ऐड पास कर है। दो। अरे भाई, कभी उसमें बुफे डिनर में जाते हो हाँ हाँ है ना, तो वही खाते हो ना जो अच्छा लगता है, या सभी खा लेते हो? सर हम तो प्लेट टेस्ट पर तो लेते सभी हैं, करेंगे। चावल भी रोटी भी सब भर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं खाना क्या है। हम्म। हम्म, पाई म्यू नॉट n1 n2 r1 स्क्वायर यार पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, n2 n2। निकालना पड़ेगा तो। चलें जी, शुरू करें। हाँ सर। चलो बताओ, ये है बाहर वाले की बात कर लेते हैं। बाहर वाले की वजह से एक बड़ा जो सोलेनॉइड है उसकी वजह से अंदर वाले सभी पॉइंट्स पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसे हम लिखते हैं कितना, म्यू नॉट n म्यू नॉट एन आई, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n1 I1। म्यू नॉट n1 i1। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो लूप अंदर यहाँ पर सोलेनॉइड बैठा हुआ है, ये पिंक कलर का, तो पिंक कलर का है, तो उसने क्या किया, उसने फील किया कि बाहर वाले ने वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो फ्लक्स बनाया। तो फ्लक्स मैं कहता हूँ, तो लिख सकता हूँ फ्लक्स, ये क्या है, इन टू ड्यू टू वन, इसको तो पहचानते ही हैं कौन है, फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। आई कैन से बाबा, इसको निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बनी कितनी है, वो तो बनी है म्यू नॉट n1 I1, इतना तो काम खत्म। अब चाहिए मुझे एरिया, एरिया निकालना है। एक लूप, एक मतलब एक कॉइल होता, सिर्फ एक कॉइल होता तो वो होता पाई r2 स्क्वायर होता। 2 स्क्वायर। अब ऐसा एक कॉइल नहीं है, कितने कॉइल हैं, n2। n2 into l2, हाँ। समझे। तो इस प्रकार से हमारे पास में बन चुका है कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, किसमें, 2 में, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो अपन क्या कर लेते हैं, जो चीज़ें हैं अपन साइड में रख लेते हैं कांस्टेंट वाली, म्यू नॉट n1 n2, और l को इधर रख लिया, पाई r2 स्क्वायर को इधर रख लिया, और कुछ बचा क्या रे,
I1 इधर रख लिया, हो गया। हाँ तो ये आ चुका है हमारे पास में, फ्लक्स एसोसिएटेड इन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू दिस मच। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम हम बोल सकते हैं, कितना होगा? म्यू नॉट N1 N2 आइडेंटिफायर R2 तो ये आ चुका है म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए, अगर मेरे को टफ करना होता सवाल तो पहले ही क्या पूछता भाई कि फ्लक्स एसोसिएटेड इन लूप 1 ड्यू टू लूप 2 या सोलेनॉइड 1 ड्यू टू सोलेनॉइड 2 हाँ, तो अपने को अब क्या करना है, देखो सही बात। अगर मैं पूछता हूँ कि फ्लक्स, सेकंड क्वेश्चन, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू करंट इन 2 तो ये कितना हो जाएगा? फ्लक्स इन 1 ये आ जाएगा फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू m इंटू I2। समझे ना बाबा? चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, तो अभी देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कभी भी ये जो आया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, या उसको बना कैसे है, वो रेडियस कितना है, यानी कि ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब एक और चीज है जिस पे डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे छुप गया है। वो कौन है? वो अभी मैं बताता हूँ आपको, वो मैं आपको बताता रे बाबा, एक मिनट। यहाँ पर ये इस प्रकार से है, ये लूप नंबर 1 कह दिया, ये लूप नंबर 2 कह दिया, और इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक कह रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैंने कह दिया है, लेट्स से m कुछ कर देता है, मान लो m इनिशियल कह दिया है ना। और ये दूसरी सिचुएशन में मैंने ऐसा कर दिया, ये है लूप नंबर 1, ये है लूप नंबर 2। इस सिचुएशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने कह दिया m फाइनल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू m फाइनल। अच्छा, इसमें देख के बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा रही होगी? एम आई। क्यों जी? उसमें फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पहले वाली सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कुछ भी बनेगी वो ज़्यादा यहाँ से क्रॉस करेगी, ज़्यादा क्रॉस किया, यानी कि इसमें फ्लक्स एसोसिएटेड ड्यू टू 1 ज़्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड, मैं अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाता हूँ तो बेचारी 2 को तो क्रॉस ही करनी रही होंगी या बहुत ही कम कर रही होंगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड इन द 2 ड्यू टू 1 अभी कम हो चुका है। ध्यान दीजिए, दोनों सिचुएशन में करंट तो हमने सेम रखा था, उसके बावजूद भी फ्लक्स एसोसिएटेड सेकंड वाले केस में कम है और फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा है। इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इनिशियल इज ग्रेटर देन म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइनल। समझे क्या? तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस अपनी लोकेशन वगैरह तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ वो एंगल वगैरह कितना बना हुआ है दोनों लूप के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है ना। और वो पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वो cos 0 बन गया था, हमेशा cos 0 यानी कि वो 1 बन गया था, तो वो दिख नहीं रहा था बेचारा, है ना। फ्लक्स लिखते तो b डॉट a लिखते हैं ना रे बाबा, है ना। तो ये b लिखा है, ये a लिखा है, और डॉट के साथ में ये cos 0 लिखा हुआ है। तो इस एंगल को भी अपने को आगे से कभी ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे कि बाबा 2 सिचुएशन दे दी जैसे मैंने यहाँ दी थी, पूछ लिया इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, कम होगा तो कम क्यों होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्यों होगा, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं जी। कोई समस्या? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया से? ओके, एंड अब एक एनालिसिस करते हैं किसका? एक सर्किट जिसमें कि 2 सोलेनॉइड हैं, और सोलेनॉइड कैसे बनाए हैं इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने, है ना, टर्न्स पे ध्यान देना, मैंने कैसे बनाए। ठीक है, और इस बार क्या कर दिया मैंने, ये मैं पहले सेम ही रखता हूँ, रुको नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। पहले इजी वाला कर लेते हैं, फिर टफ वाला करेंगे। टिक 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 टिक। इसको, अरे
ऊपर से। हाँ ऊपर से करते हैं, ऊपर से किया, ठीक है, ऐसा बना दिया। एंड ये सर्किट है, और सर्किट में ये लगा दी मैंने बैटरी, और लो जी काम शुरू। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मान लो कुछ, यहाँ पे मैंने आर रेजिस्टेंस मान लिया, और अब यहाँ पर करंट जाएगा। करंट जाएगा तो यहाँ पे देखो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बोला था, याद आ रहा है सेल्फ इंडक्टेंस नाम की चीज़ L। है ना, एल। हाँ तो मैंने उसको बोल दिया इसका है L1, और यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस मैंने इसका कह दिया L2 है ना। एल के नाम से आ रही है, एल से अपने देखा था ना, LR सर्किट को एनालाइज किया है बाबा, वही वाला एल है। फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ कि सिंस ये दोनों ऐसे चिपके मतलब पास पास में हैं, तो बताइए 2 वाले की वजह से 1 वाले में फ्लक्स एसोसिएटेड होगा या नहीं होगा? होगा। इसमें करंट कैसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, और इसमें करंट कैसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाबा ये वाला यानी कि 2 वाले की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसका मतलब वहां पर फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। किसमें? 1 में। किसकी वजह से? 2 की वजह से। समझे? इसका मतलब कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी चकाचक इधर बनने वाला है। तो इधर अगर M बोला तो इधर भी कितना बोलूंगा मैं? M ही बोलूंगा। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। डन है? बोलो। तो अब यहाँ पर KVL की इक्वेशन लिखिए और बताइए कि बाबा क्या KVL की इक्वेशन बनेगी। व्हाट इज KVL इक्वेशन? आप सोचिए, लिखिए। सबसे पहले बैटरी का लिख लेते हैं। तो ये तो लिख लिया, जो आता है वो लिख लेते हैं ना पहले जो नहीं आता उसके बाद में माइनस आया। तो E माइनस आई आर तो लिख ही दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बाबा ये L1 है, इसमें करंट यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि पक्का यार यहाँ पर LdI/dt तो अपन लिख ही सकते हैं। L1 di/dt तो लिख ही सकते हैं। अब देखो क्या है, ये M का क्या गेम करना पड़ेगा, M का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा रे बाबा। देखना ये करंट आई गया तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से गोल गोल घूमा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये इस तरीके से गोल गोल घूमा। तो बताइए ये जो 2 वाला लूप है उसकी वजह से 1 वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी या कम होने लगी? कैसे पता लगा? क्योंकि 1 की वजह से, खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी, और 2 की वजह से भी अगर इस पॉइंट पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगी, बोलो? लेफ्ट में आएगी। इसका मतलब जो फ्लक्स एसोसिएटेड है सॉरी फ्लक्स एसोसिएटेड है वो बढ़ने वाला है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब फ्लक्स एसोसिएटेड को रजिस्टेंस मतलब चेंज को रजिस्ट कौन कर रहा था? L1 कर रहा था। उसी प्रकार से M भी तो यहाँ पर फ्लक्स एसोसिएटेड के चेंज को अपोज करने वाला है, इसलिए -M di/dt भी लिख सकते हैं। समझे क्या? अरे बाबा देखो ये सर्किट है, सर्किट में करंट क्या गया? आई गया। इसमें 2 सोलेनॉइड मैंने बना दिए 1 और 2। अब सर्किट में अगर करंट चेंज हुआ तो 1 का करंट भी चेंज हुआ, 2 का करंट भी चेंज हुआ। तो 1 के करंट से एसोसिएटेड फ्लक्स इन दिस जो लिखा जाएगा वो चेंज होने वाला है। उसमें चेंज को, ऑपोजिशन को क्या लिखेंगे? -L di/dt। -L1 di/dt। ठीक है, फिर अब बात करते हैं बाबा 2 में भी तो करंट चेंज हो रहा है, और 2 में करंट चेंज हुआ उसकी वजह से 1 में फ्लक्स एसोसिएटेड वो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है M×I2। तो ये भी तो चेंज हो रहा है। हाँ। तो इसमें भी तो एक EMF बनेगा उल्टा। और ये I2 की वैल्यू कितनी है? I ये तो है पूरे सर्किट में। अरे पूरे सर्किट में I2 मतलब I तो हो चुका ना, तो I2 की वैल्यू I आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो EMF बन चुका है वो -M di/dt लिख सकते हैं बोलो। तो इसका मतलब इसका काम मैंने पूरा खत्म लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके पास आते हैं, तो अब ये तुम बताने की कोशिश करो क्या लिखे?
L2 L2 di by dt I by dt di by dt di by dt minus m di माइनस by m dt minus m di by di dt by dt बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं बाबा e माइनस आई आर, तो मैंने साइड में रखा, माइनस ये सभी चीज़ें जो डी आई बाई डी टी, देखो यहाँ डी आई बाई डी टी, 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 सब कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ से आ गया माइनस तो रखा ही, साथ में आ गया L1 प्लस L2 प्लस 2m इंटू डी आई अपॉन डी 2m टी शुड बी इक्वल di टू by 0। dt। समझे? हाँ सर इसका मतलब मैं अगर इफेक्टिवली लिखता हूं कि बाबा इन दोनों इंडक्टर ने आपस में जो कुछ भी किया, इफेक्टिव यहां पर लिखा अगर जाए तो मैं लिख सकता हूं माइनस एल इफेक्टिव इंटू डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। मतलब समझ रहे हो ना कि बाबा इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ नेट तो बनेगा, तो वो नेट की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखने की कोशिश करें तो दैट वन वुड बी एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। समझे? हाँ सर yes sir। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बाबा इस सर्किट में एल इफेक्टिवली कितना बना हुआ है। जल्दी से नोट करो, कोई भी समस्या हो बता सकते हैं। मजा आ रहा है ना? दिमाग के दरवाजे खुलते जा रहे हैं, है ना? और अगर आपको लग रहा है थोड़ा हाई लेवल हो रहा है तो बता दो, ऐसा अपन मतलब स्लोली स्लोली कर लेंगे, नहीं सर है नहीं ना? हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी समझने में मतलब दिमाग का एप्टीट्यूड चाहिए इस चीज़ के लिए, तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे कुछ। सर उधर माइनस एम डी आई बाई डी टी क्यों आया? माइनस एम डी आई बाई डी टी क्यों आया? वो कैसे पता चला? वो कैसे पता माइनस लगा? देखो L इंटू आई वन है ना, मैं थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले नोट कर लो अच्छे से। डन? हाँ जी बोलो, डन है क्या? हाँ ठीक है, चलिए आते हैं। हाँ सर तो अगर मैं इस बारे में बात करता हूँ तो देखना यार, अभी हम अच्छे से उनको पहचान पाएँ इसलिए मैं उनको करंट यहाँ का नाम जो दे देता हूँ, इसमें करंट को नाम दे दिया मैंने I1 और यहाँ पर मैंने करंट का नाम दे दिया I2। हालांकि वो करंट सेम ही है, मुझे पता है कि बाबा I1 बराबर I2 बराबर I है, बट फॉर द सेक ऑफ कि बाबा किसकी वजह से क्या लिखा हुआ है वो समझने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि फ्लक्स इन वन टोटल अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? एक तो खुद की वजह से, यानी कि खुद में जो करंट I1 जा रहा है तो वो लिखा जाएगा L इंटू आई वन। L1 आया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि हाँ L1 इंटू आई वन, फिर उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ कि बाबा 2 में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनी और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बताइए फ्लक्स को बढ़ा रही है या कम कर रही है? 2 की वजह से 1 में मैग्नेटिक फील्ड बनी वो बढ़ा रही है, तो नेट फ्लक्स जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? M इंटू आई टू लिखूंगा। M इंटू आई टू। तो यहाँ से मैं EMF अगर लिखता हूँ तो माइनस ऑफ D इज इक्वल टू माइनस L1 DI1 बाई डी टी माइनस M DI2 बाई डी टी। समझे? I2 बाई dt। और लकीली अपने पास इस सवाल में क्या हो गया कि I1 I2 सब बराबर ही हैं, इसीलिए मैंने DI1 बाई डी टी और इसको भी DI बाई डी टी लिख दिया। di by dt। yes sir। ऑन दी अदर हैंड मैं अगर इसमें लिखता हूँ कि बाबा फ्लक्स इन 2 लिखा जाए, अब आप ही बता दो क्या लिखें? L2 इंटू आई टू प्लस M इंटू आई वन। प्लस या माइनस? नहीं प्लस ही ना। प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखते हैं तो लेफ्ट में बनी, और खुद की Left वजह में। से भी ये कहाँ खुद की बन रही वजह है? से भी लेफ्ट left ही बन में। रही है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो फ्लक्स और जुड़ रहा है। तो यहाँ से जो EMF अगर लिखा जाएगा वो आ चुका है माइनस L2 इंटू डी आई टू बाई डी टी माइनस M इंटू डी आई वन बाई डी टी, और लकीली ये I1 I2 I सब बराबर हैं तो इसलिए मैंने ये कर दिया। तो देख सकते हो कि 1 वाले की वजह से EMF इतना और दूसरे वाले की वजह से EMF इतना यहाँ पर लिख दिया है। अब तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। सही है। ठीक है जी, चलो अब मैं अगला करता हूँ आपके लिए, नहीं वो तो आप ही करोगे, मतलब डायग्राम बना देता हूँ। ये करते हैं, ऐसा दिया, अरे एक मिनट,
हाँ एक मिनट, टिक 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 टिक। ऐसा कर दिया और फिर हाँ सर। समझे? एक मिनट, ये मैंने आर बोल दिया और ये मैंने कह दिया बैटरी लगी है भाई साहब हमारे यहाँ। इसको मैंने कह दिया कि ये L1 है, इसको मैंने कह दिया ये L2 है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को M मान ही लीजिए, है ना, ये M हो जाएगा और एक M हो जाएगा। तो अभी KVL की इक्वेशन लिख के बताइए क्या बनेगा। E minus IR हम्म minus L1 di by dt मैग्नेटिक फील्ड minus M di by dt नहीं minus प्लस एम डी आई बाई डी। plus हाँ plus प्लस क्यों आया रे बाबा? उल्टा हुआ ना सर। उल्टा होने से क्या फर्क पड़ उल्टा गया? फील्ड बनेगा उल्टा होने से क्या फर्क पड़ गया? 2 की वजह से। 2 की वजह से 1 में फील्ड उल्टी आ 1 चुकी में। है। तो इसका मैं अगर यहाँ पर स्टाइल अलग से लिखता हूँ तो फ्लक्स इन 1 वो लिखा जाएगा L1 इंटू I1 माइनस एम इंटू I2 लिखा। माइनस mi2। तो यहाँ से जो EMF बनेगा वो हो जाएगा माइनस L1 डी I1 बाई डी टी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M इंटू डी I2 बाई डी टी। खुल गए दरवाजे दिमाग के। यस सर। और फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो क्या बना? माइनस L2 di by dt हाँ प्लस प्लस M di by dt। डी आई बाई डी टी बराबर 0। तो यहाँ से बन चुका है E माइनस आई आर माइनस L1 प्लस L2 माइनस 2M इंटू डी आई अपॉन डी टी बराबर 0। तो इसका मतलब L इफेक्टिवली यहाँ जो बना है दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M एंड दैट इज द फाइनल आंसर। मतलब L इफेक्टिव अगर हम निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके तो जल्दी से नोट कर लीजिए एंड इससे आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? होमवर्क में क्या करना है बोलो? हाँ जी, O2 कंप्लीट। कितने सवाल बचे हैं O2 में? 45 35। हाँ ठीक है, कर लोगे आप। तो O2 कंप्लीट कर लीजिए। O2 कंप्लीट, टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। चलिए ठीक है बच्चा, कल मिलते हैं। कोई डाउट है क्या आज की क्लास में बोलो? है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब दिमाग में एप्टीट्यूड मतलब थोड़ा एनालिटिकल है, मतलब रटने वटने वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पर आज, है ना? हाँ जी, चलो बाबा कल मिलते हैं, बाय बाय।